Okay, friends, welcome back once again to the learning concept of English literature. Today we are going to discuss about a very important period of English literature, that is the Romantic movement. तो सीखने की हमारी और आपकी इस प्रक्रिया में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सब लोग यहाँ पर रोमांटिक मूवमेंट को सीखने आए हुए हैं। आप भी आए हुए हैं और हम भी सीख ही रहे हैं। वी आल और एक्चुअली लर्नर्स। तो रोमांटिक मूवमेंट यानी कि द एज ऑफ रोमांटिक एज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है और रोमांटिक एज का पीरियड 1798 से लेकर के 1837 रहा है और इस दौरान इंग्लैंड में जॉर्ज थर्ड का शासन चल रहा था। तो रोमांटिक एज क्या है, रोमांटिक मूवमेंट क्या है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ठीक ये पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि रोमांटिक एज क्या है। तो रोमांटिक एज से पहले का जो एज चला था, जिस एज को हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं, अगस्टन एज कहते हैं, इस एज के दौरान जो पोएट्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने अपनी क्रिएशंस में बहुत ज़्यादा सेंस को तवज्जो दी। उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इनलाइट कर दिया था, बहुत ज़्यादा उनको सिविलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर से इमोशंस ख़त्म होते चले जा रहे थे। मीन्स पीपल, जो भी लोग थे, वो लोग अब रीज़न के साथ में सोचने लगे थे, ब्रेन के साथ में सोचने लगे थे, अपने हितों के बारे में सोचने लगे थे, जो मटेरियलिज्म है इसके बारे में सोचने लगे थे, जहाँ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रियल पोइट्री है, यानी कि जो हार्ट का रोल है, वो रोल ख़त्म होता चला जा रहा था। इस दौरान इसकी एक और वजह रही है, वो वजह ये रही है कि जो डेवलपमेंट था सिविलाइजेशन का, वो डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इस दौरान हम लोग विटनेस बने हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, जिसके तहत लोग जो थे वो गाँव से निकल निकल करके शहर में जा कर के बसने लगे थे, व्यवसाय की वजह से, बिजनेस की वजह से, नौकरी की वजह से। और जाहिर सी बात है, जब वो शहर में गए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों की वहाँ पर आना हुआ, जिससे वहाँ पर झुग्गी बस्तियाँ वगैरह इस टाइप का कुछ हुआ और उससे बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलने लगी थी। इस दौरान एक और चीज़ हुई, वो ही अमेरिकन इंडिपेंडेंस। अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हो गया और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गई थी। तो इस वजह से, इन सारे रीज़न की वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते चले जा रहे थे, अपने बारे में सोचते चले जा रहे थे और इसलिए जो रोमांटिक एज थी, धीरे धीरे करके इसका उदय हुआ। ऐसा कह देना काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी कि रोमांटिक एज जो है ना, वो विलियम वर्ड्सवर्थ से शुरू हो जाती है। हालांकि इसका जो ऑफिशियल हम लोगों को बैकग्राउंड मिलता है, वो बैकग्राउंड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स दैट वाज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, इसी से मिलता है। लेकिन कोई भी एज एकदम से तो शुरू नहीं हो जाती है, कोई भी पीरियड एकदम से नहीं आ जाता है। तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहे थे, जिन राइटर्स में जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। रोमांटिसिज्म की शुरुआत हम लोगों को ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से ही मिलने लगी थी। ग्रेवयार्ड में अगर हम देखें तो नेचर कहीं ना कहीं अवेलेबल है, हर जगह पर पोएट जो है ना शेफोर्ड की बात कर रहा है, ग्रेवयार्ड्स की बात कर रहा है, फील्ड की बात कर रहा है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेलिंग ऑफ द पार्टिंग डे, इस तरीके से लाइंस लिखी गई हुई हैं। तो इन सब की शुरुआत ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से ही हो गई थी, लेकिन इसको पॉपुलराइज्ड जो माना जाता है वो वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स के साथ में माना जाता है। अच्छा, रोमांटिक एज के बारे में जो और थोड़ा सा एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि पोएट्स जो सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि लोग ऐसा क्यों हो रहा है ना। लोग उस टाइम पे ये सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा रीज़न से, इतना ज़्यादा सेंस के साथ में रह रहे थे, जिससे समाज के अंदर से इमोशंस बिल्कुल गायब हो रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी पोइट्री में इमोशंस लाएं,
जिससे कि मानवता के अंदर इमोशंस को लाया जा सके, और इसीलिए ये लोग रोमांटिक पोइट्री लिखने के लिए मोटिवेट हुए। यानी कि वो लोग जो दूर हो गए थे नेचर से, वो लोग जो चले गए थे दूर शहरों में रहने के लिए, उनको वापस नेचर के पास में लाना पड़ेगा। यानी कि इनकी मेन थीम थी नेचर, इसीलिए इसको रिटर्न टू नेचर भी कहा जाता है। रोमांटिक रिवाइवल इज़ द रिटर्न टू नेचर भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और पॉइंट डिस्कस करना है कि इसके कई विद्वानों ने इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, जिसमें सबसे बेटर जो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया, लेकिन जो हमें सबसे अच्छा लगा वो रहा WJ लॉन्ग का। WJ लॉन्ग ने कहा था कि रोमांटिक मूवमेंट वॉज मार्क्ड and is always marked by a strong reaction to the protest against the bondage of the rule and custom, which in science and theology as well as in literature generally tend to fetter the free human spirit। यानी कि रोमांटिक मूवमेंट को हमेशा जाना जाएगा, हमेशा हमेशा जाना जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के रूप में, एक विरोध के रूप में। किसके खिलाफ? जो एक बंधन था रूल्स का, कस्टम का, सभ्यता का, साइंस का, थियोलॉजी का। यानी कि लिटरेचर में भी हम लोग जो है ना इसको विरोध के रूप में जानेंगे। ठीक है। इसको एक और क्रिटिक जिनका नाम वॉर्ड्स डंटन था, इन्होंने रोमांटिक मूवमेंट को द रिनेश ऑफ वंडर के नाम से जाना है। और वर्ड्सवर्थ भी इसके बारे में कहते हैं कि रोमांटिसिज्म डील्स विद द ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बेटर लॉन्ग एगो। रोमांटिक मूवमेंट की इस स्टडी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कि रोमांटिक मूवमेंट को दो टर्म से जाना जाता है। पहला है द रोमांटिक रिवाइवल और दूसरा है रोमांटिक रिवोल्ट। रोमांटिक रिवाइवल और रोमांटिक रिवोल्ट, तो सबसे पहले हम लोग रोमांटिक रिवाइवल को समझेंगे। रोमांटिक का मतलब हो गया रोमांटिक एज, और रिवाइवल का मतलब हो गया पुनर्जागरण। यानी कि रोमांटिक रिवाइवल से हमारा मतलब है वो सारे एलिजाबेथन एज के पोइटिक आइडियल्स, वो सारे पोइटिक कॉन्सेप्ट जो एलिजाबेथन एज में प्रेवलेंट थे, जैसे कि लव, ब्यूटी, इमोशन, इमेजिनेशन, रोमांस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। ये सारे के सारे जो एलिजाबेथन पोइट्री के जो आइडियल्स थे, इन आइडियल्स को रिवाइव करना, इसीलिए इसको रोमांटिक रिवाइवल कहा गया। ये सारे के सारे आइडियल्स जो थे वो प्रोमिनेंटली हम लोगों को वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैले, कीट्स, बायरन और जो अदर रोमांटिक पोइट्स हैं इनके वर्क्स में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रोमांटिक एज को, रोमांटिक मूवमेंट को रोमांटिक रिवोल्ट भी कहा गया है। इसको रोमांटिक रिवोल्ट इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो नियो क्लासिकल पोइट्री, यानी कि जो 18th सेंचुरी में जो नियो क्लासिकल पोइट्री की विशेषताएं थीं, क्या क्या विशेषताएं थीं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा शहरीकरण, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी, बहुत ज़्यादा सैटारिकल स्पिरिट जो वहाँ की थी नियो क्लासिकल पोइट्री की, उसके अगेंस्ट रोमांटिक मूवमेंट एक रिवोल्ट था। इसीलिए इसको रोमांटिक रिवोल्ट कहा गया है। जो नियो क्लासिकल पोइट्री थी वो मैकेनिकल थी, आर्टिफिशियल थी, और वो दिमाग से काम करती थी। अभी हमने आपको बताया कि जो इनका एज था नियो क्लासिकल एज, ये हेड से सोच रहे थे, दिमाग से सोच रहे थे, दिल से नहीं सोच रहे थे। तो जो रोमांटिक पोइट्री थी ये इसी के खिलाफ थी, और ये एक ऐसा काल्पनिक उड़ान थी जो कि इमोशनल टच से भरी हुई थी। इमोशनल यानी कि इमोशनलिज्म जो है ना सबसे ज़्यादा रिमार्केबल फीचर रहा है रोमांटिक स्पिरिट, रोमांटिक मूवमेंट का। इसके अलावा ये एज जो है ना वो लार्जली लिरिकल थी रादर देन इंटेलेक्चुअल और सटारिकल। यानी कि इस पोइट्री में हम लोगों ने हार्ट को सुना है और किसी चीज़ को नहीं सुना है। ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग और ये कह सकते हैं कि रोमांटिक एज जो है एक ऐसी एज है जिस एज में लिरिक्स, सॉन्ग्स, सोनेट, ओड्स और जो इगोटिस्टिकल पोएम्स हैं वो प्रचुर मात्रा में पाई गई हैं। रोमांटिक पोइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ एक चैम्पियन के रूप में निकल करके आए थे एज अ नेचर पोइट, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से न केवल ब्यूटीफुल लैंडस्केप का जिक्र किया बल्कि अपनी चीज़ों में उन्होंने ईश्वर का भी डिस्कस किया है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके अलावा कॉलरिज और कीट्स ने भी बहुत ज़्यादा
एक प्रकार से रिक्रिएट कर दिया था मिडीवियल पीरियड, जिसकी तहत से हम लोग मेक बिलीव वर्ड, है ना, टर्निंग एंड इसको टर्न कर दिया था मेक इन बिलीव वर्ड, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। सो इस प्रकार से रोमांटिक स्कूल जो था, रोमांटिक मूवमेंट था, रोमांटिक एज था, इन शॉर्ट हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप ही का है यार, देख लो इसको।